सेक्शन डी क्या है? रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग ऑफ फैराडे केज। फैराडे केज जानते हो ना भैया, जिसके अंदर किसी प्रकार का शॉक नहीं लगता। ठीक है, चलो मेरे को नहीं पढ़ना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग फैराडे केज? इनमें से किस मटेरियल का इस्तेमाल करोगे आप फैराडे केज बनाने के लिए? तो भैया फैराडे केज की सरफेस पे सारा का सारा, ठीक है, वो होता है पोटेंशियल। तो जो भी है भैया, ना तो प्लास्टिक यूज कर सकते हो फैराडे केज बनाने के लिए, ना ही ग्लास, कोई भी इंसुलेटर नहीं यूज होते, इसका यूज करोगे कॉपर। ठीक है, अगला कह रहा है एग्जांपल फैराडे केज, मतलब देखा है फैराडे केज? फैराडे केज होता है कि भैया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पे ऊपर काम करता है थोड़ा सा। ठीक है, तो सारा का सारा जो चार्ज होता है वो कहाँ पे लाई करता है? सरफेस पे। अंदर जो व्यक्ति होता है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो चार्ज सरफेस पे रहता है मेटल के। मतलब फैराडे केज के लिए आपको मेटल होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो हवाई जहाज वगैरह जब आती है तो हवाई जहाज के लिए नॉर्मली उस पर बिजली गिरती गिरती है, लेकिन किसी को कुछ होता ही नहीं है। वैसे बिजली गिर जाए तो आदमी का अस्तित्व तो खत्म हो जाए। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि हवाई जहाज की पूरी बॉडी किसकी होती है? मेटल की होती है। किसकी होती है? अब मेटल की बॉडी के ऊपर जो मेटल की बॉडी होने की वजह से जब भी उसके ऊपर बिजली होती है तो वो सारी सारी जो चार्ज होता है सबका सब कहाँ पे रहता है? सरफेस पे। कहाँ रहता है? और अंदर आप क्या होते हो? सुरक्षित पड़ेगा। तो हाँ हाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड फैराडे केज, यहाँ पर सबसे रियल वर्ल्ड। ठीक है भैया, कार, प्लास्टिक बॉक्स, लाइटिंग रोड और मेटल रोड। तो भैया क्या है? कार। कार के अंदर आप सुरक्षित रह सकते हो, उसके ऊपर बिजली गिरेगी फिर भी आपको कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है भैया, क्योंकि कार की पूरी बॉडी किसकी नहीं होती है? मेटल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फैक्टर इनसाइड द फैराडे केज व्हेन इट स्ट्रक बाय द लाइटनिंग? कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स, सॉरी फोर्स कह रहा हूं मैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड अ फैराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय द लाइटनिंग? लाइट जब लाइट उस पर गिरती है तो उसके अंदर भी ये इलेक्ट्रिकल फोर्स फोर्स इनसाइड क्या होता है? देखिए, द सेम एज द लाइटनिंग, हाफ दैट ऑफ द लाइटनिंग, जीरो, अ क्वार्टर ऑफ द लाइटनिंग। ठीक है भैया, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड अ? जीरो। आंसर जीरो होगा। मतलब कह रहा है अंदर किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होगी अंदर। आंसर एक बार जरा। जीरो देखिए आंसर है जीरो ना। कह रहा है अंदर की तरफ किसी प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो होता है? नहीं होता। समझ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो फोर्स कहां से लेगा? फील्ड ही तो फोर्स लगाती है। समझ गया? कह रहा है एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इनसाइड द फैराडे केज, इट्स सरफेस मस्ट हैव इक्वल चार्ज टू। देखिए भैया सुन लीजिए, कह रहा है एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड अ फैराडे केज, फैराडे केज के अंदर रख दिया जाता है। इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू, देखिए भैया एक फैराडे केज है उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाता है। प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू, तो इसके सरफेस में कितना चार्ज होगा? माइनस। देखिए भैया देखिए वैसे तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या? जीरो। लेकिन देखिए जैसे ही मैंने क्या किया, इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा तो जीरो में से माइनस क्यू क्या होगा? अंदर आ जाएगा, प्लस क्यू क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। तो सरफेस प्लस क्यू आएगा। देखिए प्लस क्यू आंसर है। इनसाइड सरफेस पे माइनस क्यू होगा, आउटर सरफेस प्लस क्यू होगा। इन्हें इनसाइड बोला है क्या? हाँ इनसाइड बोला, तो इनसाइड माइनस क्यू और आउटसाइड क्या होगा? कैसे हुआ पता आपको? क्योंकि कोई भी फैराडे केज होती है, मेटल बॉडी होती है, उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। यानी माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। जब इसके अंदर यहाँ पे आप प्लस क्यू चार्ज रख दोगे तो ये इसको किसको खींचेगा? अंदर की तरफ माइनस क्यू को खींच लेगा। तो अंदर कौन आएगा? माइनस क्यू। ऊपर कौन रहेगा? प्लस क्यू। समझ गया? कह रहा है अपॉइंट चार्ज 2 कूलम कितना है? is placed at the center of Faraday cage. कहां पे रखा गया? in the shape of the cube with the surface of 9 सेंटीमीटर एज है उसकी साइड कितनी है? 9 सेंटीमीटर। the number of electric field lines passing through the cube will be, तो भैया ध्यान रखना 2 कूलम का चार्ज है तो भैया 2 सीधा आएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन वाला फॉर्मूला यूज करना। समझ गया? क्यों क्या है? 2 कूलम
इस 9 सेंटीमीटर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। टोटल फ्लक्स बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड, वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई होता है। समझ गया? अगला क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। अरे छोड़ो, मेरे को यूज भी नहीं करना, पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करना ये सब पैराग्राफ वगैरह। कहीं अच्छे बच्चे तो की तरह आप ज्यादा ज्ञान लगा ले, कुछ नहीं होता इसमें, एक एक वर्ड भी नहीं लिखा होता इसमें ऐसा कि आप आंसर दे सको। ठीक है, करे the object distance for eyepiece so that the final image is formed at the least distance of distant vision will be। कह रहा भैया आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, कि आपकी फाइनल इमेज कहां बन रही है। अच्छा ऊपर यहाँ पर जरूरत पड़ेगी भैया ऊपर के डाटा की, अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो उसमें दे रखी है। कह रहा भैया जो आपने आई पीस ले रखी है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 6.25। कह रहा है भैया अगर आपकी फाइनल इमेज आई पीस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन बना रहा है, तो आपको याद बता दूं मैं, जो भी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन बनती है वर्चुअल होती है। कैसी होती है? और अगर कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है इसका मतलब उसको ऑब्जेक्ट उसकी फोकस के अंदर होना चाहिए। अब यहां पर देखिए फोकस ये रहा, ठीक है, तो वर्चुअल के लिए है अब आई पीस की फोकल लेंथ से मतलब मुझे द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई, अच्छा निकालना ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सॉरी, अभी देखिए इसमें क्या होगा, मुझे पहले आई पीस के बारे में बात करता हूं। इमेज कहां बन रही है आई पीस के द्वारा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ -25 सेंटीमीटर का, उसकी फोकल लेंथ कितनी है 6.25, कॉन्वेक्स इसलिए पॉजिटिव होगा, तो आप क्या निकाल लोगे यूई, ये आई पीस का हो गया। मुझे पता दोनों लेंस के बीच की दूरी दे रखी है इसमें, अच्छा दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन क्या है ये रहा, तो आपको पता है वीओ प्लस यूई क्या होता है, दोनों लेंस के बीच की दूरी, याद होगा कल कराऊंगा यही चीज, कल टेस्ट नहीं रखा ना मैंने, और कल तो ऑब्जेक्टिव का टेस्ट रखा ना मैंने, कल सैटरडे है, संडे को होगा फर्स्ट बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। वीओ कितना है भैया निकालना है अपने को, यूई कितना है भैया, यहां से निकाल लिया, यूई निकाल लिया यहां से, यहां डालना, और एल आपको दे रखा है कितना 15, तो आप वीओ निकाल लोगे, आ गया, ठीक है, आगे वीओ। अच्छा अपने को फोकल लेंथ रखी ऑब्जेक्टिव कितनी है भैया 2 सेंटीमीटर, आपको दे रखा है, आप यू निकाल लोगे, हो गया खत्म, लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अच्छा समझ गया, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ डिस्क्राइब द अबव द क्वेश्चन। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, वीओ निकाला जो हमने वही पूछ रहा दोबारा से, कह रहा है भैया कि हाउ फार ऑफ द ऑब्जेक्टिव should an object be placed in order to obtain the condition describe the above question, ऊपर की क्वेश्चन में, ठीक है, तो देख लेना व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन केस ऑफ लीस्ट, मतलब जो आपको तो वो याद होगा, आपको मैंने बताया था माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, वीओ अपॉन में यूओ 1 प्लस डी अपॉन में एफ, वीओ यूओ डी और एफ सब कुछ पता, निकाल लीजिए मैग्नीफाइंग पावर, कर लोगे। अगला कह रहा है इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब क्या हुआ इंटरमीडिएट इमेज का मतलब क्या हुआ, हाँ देखिए वही इंटरमीडिएट इमेज का मतलब क्या लिया, बीचों बीच आ रही है, बताओ भैया।
हो गया भाई? क्या बोल रही है? इंटरमीडिएट इमेज, द इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इंटरमीडिएट इमेज का मतलब क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा इंटरमीडिएट इमेज क्या होगी। बीच की इमेज, तो मध्यवर्ती इमेज का मतलब क्या हो गया? माइक्रोस्कोप के अंदर होगी। अरे एग्जीक्यूटिव साइड में माइक्रोस्कोप है, ध्यान है इसको, हम का भाई क्वेश्चन है। और अच्छा इसमें और दे रखा है, और वाला कर लो इसका पता नहीं क्या इंटरमीडिएट नहीं है। कह रहा था मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीज व्हेन, क्या करोगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग इंक्रीज हो जाए कब? जब आप आई पीस की फोकल लेंथ क्या कर दो भैया, कम कर दो। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? कम हो जाएगी। बहुत सारे फैक्टर पे फोकल लेंथ ऑफ द बोथ ऑब्जेक्टिव आई पीस इंक्रीज्ड, दोनों की फोकल, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड एंड दैट ऑफ आई पीस इंक्रीजेस, द फोकल लेंथ ऑफ आई इंक्रीज एंड कौन सा देखिए? डी है, हाँ डी 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 है ना। आई पीस की फोकल लेंथ क्या करोगे? डिक्रीज करोगे तो भैया डिक्रीज होगा, तो ये चीज क्या होगी? बड़ी आएगी, मैग्नीफिकेशन अपने आप क्या होगा? बढ़ा जाएगा। दोनों की बड़ा डिक्रीज करें दोनों की, डिक्रीज करने पे उसको, क्योंकि उसकी मंदी उसके फोकल लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा नहीं है, वो तो उससे मतलब ही नहीं है, ये वाले से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है आई पीस से। समझ गए भाई? आगे बढ़ते हैं, अब आता है डेरिवेशन वाले पोर्शन में। ठीक है, क्या कह रहा है? स्ट्रेट द गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू में एनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन। using the law derive the expression for electric field due to uniform charge infinite plate। देखिए भैया एक प्लेट लीजिए, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। एक सिलेंडर पास करा दीजिए, इसका एरिया क्या है? ए। इस ए एरिया ने जो चार्ज एनक्लोज किया वो क्या किया? क्यू। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगा? सिग्मा इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में ए। क्या होगा? ठीक है, तो क्यू क्या होगा? सिग्मा इंटू में होगा, मतलब इसके अंदर जो चार्ज है एज्यूम किया था मैंने क्यू, उसकी वैल्यू क्या है? सिग्मा इंटू में। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जाएगी, पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जाएगी, इस वाले फेस का नॉर्मल क्या होगा? इधर, और इस वाले फेस का नॉर्मल क्या होगा? इधर। तो हमें पता है यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? ई ए, ए क्या है? इसका एरिया क्या है? कॉस थीटा। दोनों के बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एक लाइन में, तो इसलिए कॉस थीटा क्या होगा? 1 हो जाएगा। लेफ्ट का फ्लक्स आ गया। राइट में फ्लक्स क्या होगा? वो भी ई ए होगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा? 2EA। क्या होगा? और आपको बता दूं सीएस से कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लाइन में यहां से पास नहीं कर रही। 2EA। और टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एनक्लोज चार्ज अपॉन में 2EA। इसकी वैल्यू क्या है? सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट 2EA। ए से ए क्या हुआ भैया? ए से ए क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ई की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? क्यू अपॉन में, ये तो निकाल रखी मैंने, ये भी सकती है। ठीक है भैया, हो गया। इस तरीके से करना, करा रखा मैंने। इन द फिगर देयर आर द थ्री इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये गिव द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, ये मतलब यहाँ पे दे रखा है ए बी सी, तीनों पॉइंट पर देना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात करूं भैया, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये क्या प्लस है, आपको ए पॉइंट पर दिखाना है। तो ए पॉइंट पर पहली प्लेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 और ये क्या है 3। पहली प्लेट कैसी है? पॉजिटिव। तो ए पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो क्या होगी? इधर की तरफ होगी, क्योंकि आपको पता पॉजिटिव, अगर राइट में होती तो पॉजिटिव की तरफ जाती, पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जाती नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट यार। सेकंड वाली क्या है? नेगेटिव है, उसकी तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाएगी, तो सेकंड की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? उसकी तरफ कर दो, राइट साइड में। थर्ड वाली कैसी है? पॉजिटिव, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इधर आएगी। तो ए पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गया? इधर आ रही है। E1 प्लस E2 माइनस E3। E1 अभी मैंने बताया था, एक सिंगल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या था?
एक सिंगल प्लेट की वजह से। इस पर सरफेस डाटा डेंसिटी क्या है 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे की क्या होगी, माइनस नहीं लिखना, केवल 2 सिग्मा लिखना। सेकंड तो ये नहीं ना, सेकंड माइनस होगी, थर्ड प्लस होगी, नहीं समझे? जो सेकंड है वो राइट साइड में आ रही है तो माइनस होगी, और ये क्या होगी प्लस होगी। तो 2 सिग्मा अपॉन में, और 3 क्या होगी प्लस होगी, सिग्मा अपॉन में, आंसर आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट में कहां पे है, बी पॉइंट की बात कीजिए, बी पॉइंट पर तो हाँ तू कौन सा है? अच्छा आठ एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये बी पॉइंट की बात करो, बी पॉइंट पर निकालना, तो बी पॉइंट पर इस पहले की वजह से बी पॉइंट क्या है, पहला वाला पॉजिटिव है तो उससे दूर जानी चाहिए। बी पॉइंट पर क्या होगा, राइट साइड में होगी तभी क्या होगा, इवन राइट साइड में होगा तभी ए से क्या होगा, दूर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पहले वाले की बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगी तो इसका मतलब इसको तरफ अप्रोच करिए, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच हमेशा दूर जाती है उससे, ठीक है। इसलिए बी पॉइंट पर पहले शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दूर जाएगी। दूसरी वाली क्या है, नेगेटिव है, तो वो उसकी तरफ रहेगी, E2 ऐसे रहेगी, ठीक है। और तीसरी क्या है, पॉजिटिव है, तो बी की तरफ अगर तीसरी की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो E3, इसका मतलब इसको अप्रोच कर रही है, मुझे पता पॉजिटिव को अप्रोच कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करती, तो E3 क्या इधर आएगा। तो आप देख रहे हो दोनों जुड़ेंगी, E1 प्लस और माइनस, ये बी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सी पॉइंट की ऐसे निकल आएगा, डी पॉइंट की ऐसे निकल आएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। और डिफाइन द आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताया चार्ज टेंड्स टू इनफाइनाइट और सेपरेशन टेंड्स टू 0। गिव एन एग्जांपल, नो वन एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल नहीं हमारे पास आइडियल डाइपोल में, ऐसे बोल दिया। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द, ये है सिलेबस में, बार मैग्नेट नहीं है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो, अब वो आइडियल डाइपोल जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की है यहाँ पे। हो गया, अब देखिए टॉर्क, तो भैया आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई थीटा एंगल से रखा हुआ है, तो इधर किधर जाएगा, प्लस क्यू चार्ज, क्यू ई फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इधर क्या होगा माइनस क्यू चार्ज रहेगा, इस पे कितना लगेगा क्यू ई फोर्स। अच्छा दोनों के बीच में ये इसकी लेंथ कितनी होती है, 2a, कितनी होती है 2a 2l कुछ भी दे, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर दूरी क्या है ये। अच्छा ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनियस साइन थीटा, हाइपोटेनियस क्या है 2a साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन, तो दोनों फोर्स बराबर इसलिए आइदर फोर्स क्यू क्यू, और इनके बीच में दूरी क्या परपेंडिकुलर दूरी, तो क्या है 2a साइन थीटा, क्यू इंटू में 2a क्या होता है, पी डाइपोल मोमेंट, पी ई, टॉर्क की वैल्यू आ गई, खत्म। फिर क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल, इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा क्या होता है, जीरो, क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव पे फोर्स लगता है वही क्या होता है पॉजिटिव पे, दोनों अपोजिट रहते हैं, नेट फोर्स क्या हो गया जीरो। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ क्या है भैया 2l है, कितनी है, प्लेस्ड अलोंग मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द, आपको क्या निकालना है भैया, और टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड चार्ज ऑफ द डाइपोल, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी मैं टॉर्क का फॉर्मूला बताया था पीई साइन थीटा, टॉर्क इक्वल्स में पी क्या होता है क्यू इंटू में 2l, 2l ई साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू कितनी रखी है 8 बटे में 8 √3, क्यों अपने को निकालना है, डाइपोल का साइज कितना भैया 12 बोलो तो डाइपोल का साइज अंदर का 2 सेंटीमीटर, 12 की वैल्यू क्या रखी 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को इसमें मीटर में बदलो,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भैया 10⁵ और साइन एंगल कितना रखा भैया 60 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, आपका क्यू आ गया। फिर पोटेंशियल एनर्जी, आप पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन भी कर लेते हैं। तो टॉर्क के अगेंस्ट में किया गया वर्क डन हमेशा किसकी फॉर्म में आता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। समझ गया, किसी के अगेंस्ट में किया गया वर्क डन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आता है। जैसे इलास्टिक स्प्रिंग को खींचो बाहर, तो आप स्प्रिंग अपने आप को अंदर खींच रही है बाय यूजिंग स्प्रिंग फोर्स, और आप उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो तो वहां पर क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ग्रेविटी नीचे खींचती है पत्थर को, आप ऊपर उठाओ तो उसके अंदर भी क्या आएगी पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सेम टॉर्क क्या करता है डाइपोल को इक्विलिब्रियम में ले आता है। किस में ले आता है? लेकिन अगर डाइपोल के अगेंस्ट में आप काम करते हो तो उसके अंदर क्या आएगी, तो वो वर्क क्या होता है किसी भी इंस्टेंट पर मैंने मान लिया टॉर्क कितना है और उस वक्त इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। देखिए जब टॉर्क कितना था मान लीजिए ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। किसी भी इंस्टेंट पर हम लगा रहे हैं इसके ऊपर टॉर्क लगा रहे हैं, इसको ये ऐसे आता तो स्टेबल हो जाता, लेकिन मैं ऐसे ले आ रहा हूँ इसको। ये क्या है टॉर्क जो इस डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया डाइपोल को स्टेबल करने के लिए। ये वो वाला टॉर्क है जो मैं लगा रहा हूं, एक्सटर्नल टॉर्क है। ये क्या है? तो इस एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है? पीई साइन थीटा। जिस थीटा एंगल है तो यहाँ पे आपका रखा हुआ है साइन थीटा। नेगेटिव में है, हाँ नेगेटिव में है, नेगेटिव में है। नहीं नेगेटिव नहीं रखना है, एनर्जी वर्क आ रहा है ना, ठीक है। डी डब्ल्यू इक्वल्स में क्या होगा पीई, इसकी वैल्यू भी इतनी होगी पीई साइन थीटा डी थीटा। तो मतलब उस वक्त कितना वर्क किया तो इतनी एनर्जी आएगी। मुझे मैं कहां से कहां पे आ रहा हूँ θ1 स्टार्टिंग में एंगल कितना था θ1, बाद में कहां आ गया टोटल वर्क निकालो θ1 से लेकर θ, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो dw का क्या हुआ w, पीई क्या हुआ बाहर, साइन का क्या होता माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगी θ1 से लेके θ2, w इक्वल्स टू m। अब देखिए लिमिट इंटरचेंज कर दोगे तो क्या साइन साइन खत्म हो जाएगा, लिमिट कॉस थीटा θ1 और क्या होगा कॉस θ2, ऐसा हो जाएगा। तो W इक्वल्स में पीई cos θ1 माइनस cos θ2 दैट इज द वर्क डन। और ये किसके बराबर होता है पोटेंशियल, P क्या है डाइपोल मोमेंट, E क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हो गया, खत्म हो गया। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द आइडियल कैपेसिटर एंड इट्स रिएक्टेंस व्हेन कनेक्टेड टू द एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। ना क्या भैया आपको करंट की एक्सप्रेशन निकालनी है, आपको अप्लाइड वोल्टेज कितना रखा है इसके अंदर आइडियल कैपेसिटर के अंदर। एसी में आता है करंट का कैलकुलेशन, करंट होता है भैया डी क्यू अपॉन में डी टी। डी मान लीजिए आपने ईएमएफ ई अप्लाई कर रखा है और कैपेसिटेंस क्या है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी ईसी। अब क्यू क्या होता है सीवी होता है ना, सी कैपेसिटेंस हो गया, ई क्या होगा वोल्टेज हो गया, वी लिखते हैं सीवी। चार्ज क्या होता है वीसी, क्या होता है सीवी, क्यू इक्वल्स टू में सीवी होता है ना। आई इक्वल्स टू में सी कांस्टेंट होता है, ये क्या होगा डीवी अपॉन में वी की वैल्यू अपने को दे रखी है सी वी नॉट साइन सी वी नॉट साइन का क्या होता है कॉस, आ गया ओमेगा, ये हो गया मैक्सिमम करंट। क्या हो गया खत्म। ड्रॉ द फेजर डायग्राम, वोल्टेज आप देख रहे हो इसके साथ कॉस लगा हुआ है और ईएमएफ के साथ क्या लगा था साइन। तो फेजर डायग्राम बनाना था भैया, अगर देखिए करंट 90 डिग्री क्या होगा आगे होगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री आगे होता है। तो ये जो होगा ये पोटेंशियल होगा और ये क्या होगा ईएमएफ होगा, इनके बीच में फेज क्या होगा 90 डिग्री का होगा। अच्छा हाँ करंट होगा, हाँ करंट के साथ प्लस कॉस लगा ना, कॉस जो होता है ईएमएफ के साथ साइन लगा हुआ है, तो ये साइन वाला 90 डिग्री पीछे और करंट वाला 90 डिग्री आगे। वेव डायग्राम ऐसे होगा इनका, ईएमएफ के साथ क्या लगा है साइन, तो साइन का ग्राफ ऐसे होता है, और करंट के साथ क्या लगा कॉस, कॉस का ऐसा होता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इफ द रेजिस्टेंस इज एडेड to the capacitor, what is the change will be occur in the current flowing in the circuit and phase angle between the voltage and current। कह रहा भैया अगर इसी में हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, क्या कर दिया, तो बताइए भैया क्या फर्क पड़ेगा, करंट क्या होगा कम हो जाएगा, करंट क्या होगा और उसका एंगल क्या होगा
सीआर सर्किट में एंगल बताया था आपको, फेज करंट और वोल्टेज की सीआर सर्किट है वो देखना। एलसीआर में आप क्या करो, एक्सएल 0 कर दो, क्या कर दो, तो आपका जो नया फेज रहेगा वो क्या रहेगा, देख लेना आप, ठीक है करा रखा मैंने। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर मतलब जो एसी करंट उत्पन्न करता है। प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अगर इसको थोड़ा डिटेल में लिखोगे तो वैना रोटेटिंग कॉइल प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका क्या होगा, फ्लक्स बार बार क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए उसके अंदर क्या है, इंड्यूस होगी। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम वर्किंग एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरेटर। बताया था मैंने अभी परसों ही बताया था जनरेटर को डिटेल में, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू जनरेट ईएमएफ विदाउट रोटेटिंग कॉइल, क्या ऐसा हो सकता है कि हम बगैर कॉइल को रोटेट किए जनरेटर इलेक्ट्रिक, बिल्कुल कर सकते हैं भैया, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट आप कोई मत रोटेट करो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, ठीक है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो तो भी वहां पे फ्लक्स चेंज होगा, तो भी आएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, डिफाइन वेव फ्रंट कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है, जिनका फेस क्या होता है, सेम रहता है। ऐसे पॉइंट जिनका फेस हमेशा सेम रहता है उनको ज्वाइन करने वाली कॉमन टेंजेंट या कॉमन एनवेलप हम क्या कहते हैं भैया, वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द शेप ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट एज दे आर पासेस थ्रू द प्रिज्म। याद है मैंने डायग्राम बनाया था, एक प्रिज्म बनाया था, एक प्लेन वेव फ्रंट जब जाता है टिल्ट हो जाता है, बैंड हो जाता है, ठीक है। फिर थिन कॉन्वेक्स लेंस से ही मैंने बनवाया था कि एक प्लेन वेव फ्रंट आता है वो कैसे बन जाता है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बन जाता है। और ठीक है, वेरीफाई स्नेल्स लॉ बाय यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। तो भैया देखिए हमें कुछ नहीं है, रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी याद है, वही है। ये देखिए एक मीडियम इसका रिफ्लेक्टेड क्या म्यू1, दूसरा क्या म्यू2 है। ये दोनों क्या थे, ऐसे पॉइंट जिनका फेस क्या सेम है, ठीक है। ये क्या एंगल आई, तो ये क्या होगा 90 माइनस आई, तो ये क्या होगा आई। मैंने मान लिया इसको यहां से तक आने में इसका रिफ्लेक्ट, यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या c1 है, क्या है, तो t टाइम लगा यहां से यहाँ तक आने में, तो c1 क्या होगा t, उतने टाइम में यहां से यहाँ पे पहुंच गई। जब ये यहां से यहाँ पे पहुंचा तो ये यहां से यहाँ पे पहुंच गई, ये r हो गया, ठीक है। तो ये कितना होगा, यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या c2, तो c2 इंटू में t, याद है ये एंगल क्या होगा r हो जाएगा, याद है नहीं याद है, ये r था तो ये r हो गया। उसके बाद मैंने क्या लिया था, साइन आई, साइन आई लिया था, साइन आई क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर ये रहा, और हाइपोटेन्यूज क्या भैया, ये रहा, ए बी ले लो, परपेंडिकुलर C1t और हाइपोटेन्यूज क्या है भैया, ए बी, और साइन आर क्या है, साइन आर क्या है, C2t अपॉन में ए बी। आपको पता है भैया स्नेल्स लॉ क्या कहता है, वेरीफाई करना में साइन आई अपॉन में साइन आर, ये काटा पीटी होगी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, टी से डी कैंसिल, तो C1 अपॉन में क्या हो गया C2। इसकी वैल्यू क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम अपॉन में फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन आर, हो गया खत्म, ठीक है। State the two main consideration taken by account while the choosing the objective of astronomical telescope. Objective लेने के लिए objective should be large so that it capture large amount of it and image of the objective become intense. कह रहा ऑब्जेक्टिव का साइज कौन चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, साथ में फोकस भी बड़ा होना चाहिए ताकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ रेज को, क्योंकि हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जिन चीजों को देखते हैं वो बहुत दूर होती है हमसे, ठीक है। तो ऐसी चीजों को अगर आपको ऑब्जर्व करना है, चीजों को साफ देखना है, तो उसकी इमेज कैसी होनी चाहिए, इंटेंस होनी चाहिए। उसके लिए आपका साइज ऑब्जेक्टिव का बड़ा होना चाहिए। रे डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग ऐसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो मैंने बताया था वैसे ये डायग्राम नहीं आता लेकिन फिर भी आप कर लेना। आपके पास दो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एक न्यूटेनियन है, एक कैसिग्रेनियन है। एनसीईआरटी के लास्ट में दो डायग्राम रखे, केवल उसमें डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, केवल क्या है डायग्राम है, देख लेना, ठीक है। स्टेट द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग, बताया था मैंने आपको, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होते हैं वो हल्के होते हैं, मिरर के बने होते हैं, उनको अपने हिसाब से बना सकते हो, बनाने में भी टाइम कम लगता है। लेकिन जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं वो बने होते हैं लेंस के, उनको काफी भारी होते हैं, काफी बड़े होते हैं, बनाने में भी काफी टाइम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत खर्चा लेता है इसका। और आप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में मिरर का जो बना होता है उसके बैक साइड से कंप्लीट सपोर्ट दे सकते हो, लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के जो लेंस का बना होता है केवल उसके सरकमफेरेंस से उसको सपोर्ट दे सकते हो, समझ गए भैया। तो ये पूरा सैंपल पर खत्म हो गया, कल अगला सैंपल पर चालू करेंगे। सुबह क्लास में चाहिए ऑनलाइन लो चाहिए ऑफलाइन लो, लेकिन पक्का लो भैया, ठीक है। हाँ